Good morning everyone. I hope you all are in high spirits. In today's video I am going to discuss about the next topics of NMR spectroscopy. फर्स्ट टॉपिक हमारी आज की डिस्कशन का क्या है, केमिकल शिफ्ट। हमें पता है कि बेयर न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि सिंगल आपके पास न्यूक्लियाई कभी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इन ऑर्डर टू अटेन दैट स्टेबिलिटी हमेशा हमें कोई ना कोई कंपाउंड ही मिलेगा। मतलब हमारा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो हमने आइडियल केस डिस्कस किया है कि हमारा एक न्यूक्लियस था वो स्प्लिट हुआ, उसकी हाफ स्पिन थी और माइनस हाफ थी, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो हमेशा हमें जब भी प्रोटॉन्स मिलेंगे किसी ना किसी कंपाउंड के अंदर मिलेंगे। इसका मतलब इसका इफ़ेक्ट अगर हमें चेक करना है तो हमें इन दोनों को भी चेक करना होगा। तो इस तरह से जितना हम अप्लाइड फील्ड अप्लाई करेंगे उससे कई बार हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, कई बार हमें कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे वर्ड टू वर्ड एक बार रीड आउट करते हैं। इन प्रैक्टिस वन डज नॉट इन्वेस्टिगेट द एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ बेयर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमें बेयर न्यूक्लियाई सिर्फ न्यूक्लियाई मिल जाएगा। तो जो न्यूक्लियाई है वो किसके साथ टुगेदर ज्वाइन करता है थ्रू द केमिकल बॉन्ड विद अनदर मॉलिक्यूल्स। द मैग्नेटिक फील्ड एट विच फ्री और बेयर न्यूक्लियस रेजोनेट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फील्ड एट विच सेम न्यूक्लियस इन अ मॉलिक्यूल रेजोनेट। तो जिस फ्रिक्वेंसी पे जैसे हमने सोचा था कि इसको इतना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सो दैट कि हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा बेयर न्यूक्लियस का मिल जाएगा, लेकिन अब हमने बोल दिया कि कभी ये बेयर न्यूक्लियस मिलेगा ही नहीं, हमेशा हमें कोई ना कोई कंपाउंड मिलेगा जो बॉन्ड्स के थ्रू ज्वाइन हुआ होगा। तो इसका मतलब हमारी जो एनएमआर फ्रिक्वेंसी है वो वेरी कर जाएगी। द इलेक्ट्रॉन्स आर सेट टू बी शील्ड और डी शील्ड और न्यूक्लियस फ्रॉम द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। कई बार ऐसा होगा कि हमारा जो हम अप्लाइड फील्ड सपोज करो हमने 10 टेस्ला का अप्लाई किया, हमें पता था कि ये प्रोटॉन 10 टेस्ला पे जाके स्पेक्ट्रा दे देगा, लेकिन क्या हुआ दूसरे इन्वायरमेंट की वजह से, दूसरे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की इन्वायरमेंट की शील्डिंग और डी शील्डिंग की वजह से कई बार ऐसा होगा कि हमने 10 टेस्ला अप्लाई किया रीडिंग के लिए, हमें 10 टेस्ला ही चाहिए था रेजोनेंस क्रिएट करने के लिए, लेकिन उसकी इंड्यूस फील्ड की वजह से 2 टेस्ला हमारा वेस्ट हो गया। तो इसका मतलब हमें 2 टेस्ला और देना पड़ेगा तभी जाके वो रेजोनेट होगा। तो इस तरह से कई बार हमें फील्ड ज़्यादा देना पड़ेगा, कई बार हमें फील्ड उस अप्लाइड फील्ड से भी कम देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि जब प्रोटॉन के अंदर खुद का इंड्यूस फील्ड होगा वो भी सेम डायरेक्शन का होगा जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे। तो जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जिस डायरेक्शन में उस प्रोटॉन का जो फील्ड है वो इंड्यूस फील्ड जिसे हम बोलेंगे वो सेम डायरेक्शन का हुआ। तो जैसे अगर हमें इस प्रोटॉन ने 10 टेस्ला पे जाके रेजोनेंस शो करनी थी, तो अगर हमने यहाँ से 8 टेस्ला भी दिया, 2 टेस्ला का उसने रेजोनेट फील्ड इंड्यूस फील्ड क्रिएट कर लिया, तो टोटल अमाउंट फिर से 10 टेस्ला हो गया ना। तो इस तरह से कई बार हमें एग्जैक्ट फील्ड से कम देना पड़ेगा, कई बार हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उससे ही शील्डिंग और डी शील्डिंग बोलते हैं। वी शैल डिस्कस अ लिटल, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ लोकल मैग्नेटिक फील्ड इज डिटर्मिन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट विच फ्री न्यूक्लियाई और मॉलिक्यूल रेजोनेट इज़ कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, जैसे रेफरेंस के लिए हम कई बार जब हम स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो रेफरेंस के लिए एक स्टैंडर्ड ले लिया जाता है। यहाँ पर एनएमआर में जो हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड रहेगा प्रोटॉन एनएमआर के केस के लिए वो रहेगा टेट्रामिथाइलसिलेन। टेट्रामिथाइलसिलेन क्यों? क्योंकि इसके जो 12 प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल इन्वायरमेंट फेस कर रहे हैं, तो इस वजह से ये 12 इन्वायरमेंट के रिलेटेड हमारी पीक जो है वो काफ़ी इंटेंस आती है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने रेफरेंस इसे कंसीडर कर लेना है। बाद में इसकी क्वालिटी डिस्कस करते हैं, अभी पहले थोड़ा सा डेरिवेशनल पार्ट कर लें। तो आपके पास जो लोकल फील्ड होगा, द लोकल मैग्नेटिक फील्ड क्या फील्ड है, जो आपने अप्लाई नहीं किया, जो आपके न्यूक्लियस ने एक्सपीरियंस किया। जैसे कभी आपके टीचर्स ने आपको बताया हो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में आपने सुना हो कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्क्रीन कर लेता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, तो न्यूक्लियस उस पर जितना फील्ड इंटेंस करना चाहता है, इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है, एस उससे बचा लेता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया दैट इज़ बी नॉट, लेकिन जो आपके न्यूक्लियस ने फील किया उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, बी लोकल।
तो वो किसके इक्वल होता है, बी नॉट 1 माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कि आपने तो 10 टेस्ला अप्लाई किया था, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है जिसके लिए आपने इतना फील्ड अप्लाई किया, उसने सिर्फ 8 टेस्ला ही फील किया, तो दैट इज़ बी लोकल। आपने जितना अप्लाई किया वो क्वांटिटी रहेगी बी नॉट, जितना आपके न्यूक्लियस ने एक्सपीरियंस की वो क्वांटिटी रहेगी आपकी बी लोकल। तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो गया। अगर आपके पास दो न्यूक्लियाई हैं ए और बी, तो दोनों का अलग अलग लोकल फील्ड होगा, दोनों की न्यूक्लियस का अलग अलग में इन्फ्लुएंस होगा, वो कितना फील कर रहे हैं उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसलिए उनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी अलग होगा। तो आप जब उनका रिस्पेक्टिव डिफरेंस लेना चाहोगे तो आपने डिफरेंस ले लिया, आपके पास क्या आया, बी नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, बी नॉट डेल्टा ए बी। तो अगर आपने डेल्टा को फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखोगे, बी सैम्पल माइनस बी रेफरेंस। तो अभी हमने क्या किया, अपना रेफरेंस ए ले लिया और जिसका हमने सैम्पल, जिसका हमने स्पेक्ट्रा लेना है उसे हमने बी ले लिया और बी नॉट से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई। डेल्टा सिंपली क्या है, केमिकल शिफ्ट ऑफ द न्यूक्लियस ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अभी हमने रेफरेंस को जहाँ खड़ा कर दिया उसके विद रिस्पेक्ट टू बी कितना दूर या कितना पास आ गया, हम सिर्फ वो ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में भी किया था कि ए और बी में बॉन्ड है इलास्टिक, दोनों में बॉन्ड इलास्टिक है, पर जब भी हम इलास्टिसिटी चेक करते हैं वो किसके बिहाफ पे करते हैं, ए पर हाथ रख लेते हैं और देखते हैं कि बी कितना स्ट्रेच और कंप्रेस हो सकता है। इन द सेम मैनर हमने अपने रेफरेंस को एज सच रख लिया, रेफरेंस हमने स्टैंडर्ड ले लिया, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे सैंपल की पीक कितनी अपफील्ड है या कितनी डाउनफील्ड है, ये हम इसके विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट आपके पास है, आपने जो टेट्रामिथाइलिन, हमने टेट्रामिथाइलसिलेन अभी लिया था, उसे रेफरेंस कंपाउंड क्यों लिया है, रीज़न क्या है, इसके 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, दिस कैन बी सीन फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। क्योंकि सिलिकॉन इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन टेट्रा CH3 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 CH3। अभी देखो सारे सब अपने इन्वायरमेंट में किसको फील कर रहे हैं, सिलिकॉन को ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब सारे प्रोटॉन्स क्या हैं, सेम इन्वायरमेंट के हैं, तो इसका मतलब 12 प्रोटॉन्स के लिए एक ही पीक आएगी, वो भी सिंगल इंटेंस पीक, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट 27 डिग्री सेल्सियस, दस इट कैन बी ईजिली रिकवर्ड आफ्टर द स्पेक्ट्रम इज़ रिकॉर्डेड। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, जब आप इसे अपने सैंपल के साथ इंट्रोड्यूस कर भी दोगे तो भी आप इसको तो अपने सैंपल का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने के बाद जब इसे हीट करोगे तो ये इवेपोरेट हो जाएगा। इट इज़ केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट का मतलब है आपके जैसे आपने सैंपल इंट्रोड्यूस किया, सपोज करो इथेनॉल का, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इथेनॉल और टेट्रामिथाइलसिलेन का कोई कंपाउंड बन जाएगा, कोई थर्ड ही स्पेक्ट्रा आ जाएगा आपके पास। तो ये केमिकली इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता, आप जिस सैंपल को इंट्रोड्यूस करोगे उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। एज विल बी डिस्कस शॉर्ट, the methyl group in tetramethyl are highly shielded by their electrons from external magnetic field। तो इसके जो प्रोटॉन्स हैं उनका जो इन्वायरमेंट कैसे प्लेस किया गया है, जो फील्ड वो इंड्यूस करते हैं 12 प्रोटॉन्स, वो ऑपोजिट होता है मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, सो दे आर वेरी हाईली शील्डेड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको रेफरेंस क्या देते हैं, 0 ppm, यानी कि ये कभी डी शील्डिंग फील ही नहीं करते, तो इनको 0 पे प्लेस कर दिया। इसी हिसाब से हमने डेल्टा प्लस टॉ लगा के 10 के इक्वल, 10 का हमारा स्केल होता है डेल्टा स्केल जिसे बोलते हैं। आप ज़्यादातर आपको जब स्पेक्ट्रा मिलेंगे वो डेल्टा की फॉर्म में मिलेंगे, और टॉ अगर आपने खुद से कन्वर्ट करना है, जैसे कई बार न्यूमेरिकल में क्या होता है, एक का यूनिट डेल्टा दिया हुआ है, एक का टॉ दिया हुआ है, लेकिन आपको जब अपना स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करना है तो स्केल तो एक जैसा रखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, किसी को भी जैसे टॉ को कन्वर्ट करना होता है हर बार, तो 10 माइनस डेल्टा करके जो वैल्यू दे रखी है वहाँ पे, तो उससे डेल्टा की फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो या टॉ की फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। ऑन द डेल्टा स्केल इट इज़ सेट टू बी 0, 0 से लेके आप 10 तक जाओगे। दिस स्केल जैसे जैसे आप 0 से 10 की तरफ मूव कर रहे हो, आपके पास कुछ ऐसा स्केल होगा, शायद से आगे जाके स्पेक्ट्रा है, यहाँ पे डेल्टा लिखा होगा 0, यहाँ से आप स्टार्ट हो गए, लेफ्ट से 1 2 3 अप टू सोन 10 तक गए। इस साइड आपकी डी शील्डिंग इंक्रीज होती है, जितना ज़्यादा डेल्टा वैल्यू आ रहा है उसका मतलब आपके प्रोटॉन्स उतने ज़्यादा डी शील्डेड है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से।
जितना वैल्यू क्लोज आ रहा है, ज़ीरो के पास आ रहा है, उतना आप इलेक्ट्रॉन क्या फील कर रहे हैं, शील्डेड इन्वायरमेंट। तो शायद जब मैंने आपको उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक्स में करवाया था, तो जब मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है तो मेटल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच के वो हाइड्रोजन के पास रहते हैं। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जो फील्ड वो इंड्यूस करता है, जो फील्ड उसने इंड्यूस किया वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होता है। और इतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होने की वजह से इसका जो स्केल होता है मेटल हाइड्राइड का माइनस में चला जाता है। हाईली शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं ये। तो इस तरह से जैसे जैसे आप इस साइड आ रहे हो तो आप शील्डेड इन्वायरमेंट में आ रहे हो, जितना ज़्यादा आप ज़ीरो से दूर जा रहे हो, 10 की तरफ पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, उतना ज़्यादा डी शील्डिंग हो रही है आपके रिस्पेक्टिव प्रोटॉन्स के अंदर। नेक्स्ट आपके पास स्पेक्ट्रा में आपने कैसे इन्वायरमेंट देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2 OH। अभी यहाँ पे सबसे पहले प्रोटॉन्स देखोगे, एक ये प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है। ये ऑक्सीजन के साथ है, ये अलग तरीके का है। ये जो हमारा प्रोटॉन है ये वाले हैं, ये इसके एक साइड H3 वाले हैं, एक साइड ये सिंगल वाला है, इसका मतलब ये अलग तरह के हैं। और ये वाले के सिर्फ ये CH2 है, इसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, तो ये A टाइप के हैं। इस तरह हमारे इथेनॉल के अंदर हमें 3 तरह के प्रोटॉन्स के रिलेटेड पीक्स मिलेंगे। वो पीक्स की पोजीशन कहाँ कहाँ के पे होगी वो डिपेंड करेगा कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, किसने उसे सराउंड किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। Deshielding, the concept of chemical shift introduced above is closely linked with the shielding or deshielding of protons in the molecule. Bare proton exposed to radio frequency proton flips to its spin from lower energy level to higher energy level. कई बार ऐसा होता है कि जब आप हर बार कि रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन जब आप अप्लाई करोगे, फ्रिक्वेंसी दोगे, तो आपका जो स्पिन इलेक्ट्रॉन है वो फ्लिप कर जाएगा, न्यूक्लियस फ्लिप करके लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। तो इसका मतलब कई बार ऐसा होगा कि आपके पास पैरेलल स्पिन पे वो खुद को ओरिएंट कर लेगा, हायर लेवल पे जब जाएगा तो पैरेलल रहेगा, कई बार वो ऐसे ही चला जाएगा जैसे वो है लोअर लेवल पे। जैसे केस की अगर बात करें कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप थे, ऊपर के लेवल पे फ्लिप किया, आपने एनर्जी अप्लाई किया, तो हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्लिप किया हो, ये ऐसे ही वहाँ चला जाए। हो सकता है कि ये फ्लिप तो यही किया था लेकिन उसने ऊपर जाके अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो उस हिसाब से आपकी स्पिन यहाँ पे -½ है और यहाँ पे +½ है, तो उस हिसाब से हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड सेंस बाय द प्रोटॉन इन मॉलिक्यूल इज नॉट द सेम एज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड क्लोज टू प्रोटॉन द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द अदर बॉन्ड्स इंड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड। तो वो बात जो हम पहले कर चुके हैं कि आप ये सोच के फील्ड अप्लाई करते हो कि मुझे पता है कि मेरा फोकस सिर्फ इसी प्रोटॉन को देखने का है, तो मैंने इसके लिए 10 टेस्ला अप्लाई कर दिया, लेकिन वो प्रोटॉन किसके साथ सराउंडेड है वो इन्वायरमेंट भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं। अगर उन्होंने खुद का मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, तो हमें पता है कि इस प्रोटॉन को भेजने के लिए ऊपर के लेवल में हमें इतनी एनर्जी चाहिए। अभी इंड्यूस फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है जहाँ पे हमने अप्लाई किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने अप्लाइड फील्ड को कम कर लेंगे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बच गया। यहाँ पे क्या होगा, जब इंड्यूस फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन्स खुद को स्क्रीन कर रहे हैं इस अप्लाइड फील्ड से। तो अभी क्या है, 2 टेस्ला का ऑपोजिट में हो गया। जैसे ये सपोज करो मैंने ये 2 टेस्ला ले लिया, मुझे नेट ये 8 टेस्ला ही चाहिए, तो अभी इसको 8 बनाने के लिए मुझे यहाँ से 10 भेजना पड़ेगा, तभी इसका डिफरेंस 8 बनेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा स्पेक्ट्रा रीड आउट हो सकता है उस रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस के लिए। तो इस तरह से जब आपका इंड्यूस फील्ड और अप्लाइड फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तो उसे आप बोलोगे डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स, और जब आपका इंड्यूस फील्ड और अप्लाइड फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे उसे आप बोलोगे शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। तो जब शील्डिंग होगा तो अप फील्ड होगा, यानी कि आप ज़ीरो की तरफ जाओगे, अगर आपका डी शील्डिंग होगा तो डाउन फील्ड होगा, यानी कि आप ज़ीरो से दूर जाओगे। डेल्टा स्केल की बात कर रही हूँ, अगर टाउ में बात करोगे तो टाउ में वो रिवर्स हो जाएगा। शील्डिंग मैकेनिज्म इन NMR, तो शील्डिंग के लिए जब हम तो यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन कैसे चेक करोगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो लोकल स्क्रीनिंग कांस्टेंट आ गया,
प्लस मॉलिक्यूल का होगा प्लस आपका सॉल्वेंट का होगा, जिस सॉल्वेंट में आपने अपना सैंपल तैयार किया है। लोकल कंट्रीब्यूशन टू शील्डिंग, द सम ऑफ पॉजिटिव डायमैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन। फर्दर जो आपका लोकल है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो गया, डायमैग्नेटिक लोकल कंट्रीब्यूशन और पैरामैग्नेटिक लोकल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल सा बात करनी है यहाँ पे। इन अ लीनियर मॉलिक्यूल सच एज एसिटिलीन, तो एसिटिलीन में आप देखो ध्यान से रजे, यहाँ पर आपके जहाँ पे प्रोटॉन्स पड़े हैं वहाँ पर जो फील्ड इंड्यूस हो रहा है वो ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। इसका मतलब आपके ये जो एसिटिलीन के प्रोटॉन्स हैं दे फील शील्डेड। अगर वो शील्डेड फील करेंगे तो आपका जो स्पेक्ट्रा की तरफ डेल्टा वैल्यू के 0 के पास जाओगे आप लोग। क्लियर? तो यहाँ पे वही वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं हम, फिर भी इसे रीड आउट कर लेते हैं। इन द लीनियर मॉलिक्यूल सच एज एसिटिलीन द टोटल शील्डिंग विच अ प्रोटॉन एक्सपीरियंस इज रिजल्ट ऑफ पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। Paramagnetic shielding arises from electronic circulation within molecules when they are specifically oriented with respect to magnetic field। हम जब भी पैरामैग्नेटिक शील्डिंग कैसे अराइज होती है, जब आपके इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन वो खुद को अलाइन करने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। अभी उन्होंने अपनी, पहले तो वो रैंडम ऐसे सपोज करो किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे थे, लेकिन अभी उन्हें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही है, तो या तो वो खुद को इस तरह से अलाइन कर लेंगे या वो खुद को इस तरह से अलाइन कर लेंगे। These electronic circulation about a nucleus produces secondary magnetic field. We discuss this topic in next video. Thank you so much.